Assalamu alaikum everyone. I hope you are very well. चले हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास पांडास का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग मिसिंग वैल्यूज़ को किस तरह से हैंडल किया जाता है उसके आज कुछ हम लोग मेथड्स को पढ़ेंगे और फिर अगर हमने उन मिसिंग डाटा को ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो तो उसके क्या हमारे पास मेथड्स हैं वो भी आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे और कुछ एक दो मेथड्स को हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। और आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो एक लेक्चर मैं आपके साथ रिकॉर्डेड शेयर करूँगा कल परसों में ही इंशाल्लाह, जो कि फिर आपकी जो मेकअप्स रहती हैं उसमें से एक लेक्चर आपका इस तरह मैं आपको रिकॉर्डेड शेयर कर दूँगा, तो वो हो जाएगा। मुझे लगता है समझ आ गई होगी आपको मेरी बात की। बस हमारे जो हैं वो एक दो लेक्चर्स ही इस पे पाइथन के ऊपर चलेंगे, जिसमें आपको मैं उस रिकॉर्डेड लेक्चर में ही मैं आपको विजुलाइजेशन की टेक्निक्स बता दूंगा कि विजुलाइज किस तरह से किया जाता है। वो भी जो है ना बहुत इजी ही हमारे पास मेथड्स यूज़ होते हैं। और फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में ये भी होता है कि जो हमारी लाइव क्लास में एक 50 मिनट्स या 50 से प्लस जो लाइव क्लास चलती है जिसमें कुछ क्वेश्चन सेशंस भी साथ साथ चलता रहता है, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर में एक वो स्मूथली काम आपको 50 मिनट्स में भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, समझ आ रही है मेरी बात? तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग अपने SQL को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जो हम पाइथन पे ऊपर जो हमारे पास वर्क या टाइम इतना लगा है, पाइथन हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ हम लोग पाइथन का यूज़ करते हुए भी एनालिसिस अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी के साथ हम लोग अपनी जो बाकी के टूल्स हैं उनको भी कवर करेंगे, लाइक SQL है कि SQL के ऊपर किस तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक मेकअप के तौर पर मैं आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर ही एक तरह का शेयर करूंगा, तो वो उसी में आपकी जो मेकअप्स रहती हैं उसी में से एक एक करके वो कवर होती जाएंगी। कुछ हम लोग लाइव भी कर लिया करेंगे, इतनी भी क्या बात है। और एट द एंड अगर हमारा ये मेकअप से पहले भी अगर ख़त्म हो गया कोर्स जो है वो चीज़ें पूरी हो गई तो फिर मेकअप की ज़रूरत भी नहीं होगी। लेकिन जो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मेकअप की भी ज़रूरत हुई तो ज़रूर रख लेंगे, ठीक है। जिस तरह पहले भी हमने एक दो मेकअप्स तो ली ही हुई हैं जहाँ तक मुझे याद है। समझ आई है मेरी बात? ओके। और चलें फॉर एग्जांपल अगर लाइव हमारे पास मेकअप क्लास लाइव ना भी कंडक्ट हो सकी तो नो इशू, मैं आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर उसका भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेंशन वगैरह नहीं लेनी, इंशाल्लाह आपका कोर्स कंप्लीट होगा। चीज़ें आप लोग अभी भी सीख रहे हैं और सीख के ही जाएंगे। जिस तरह एक दो स्टूडेंट्स ने कहा था कि अब जो है वो चीज़ें अच्छी तरह समझ आनी लगी हैं जिस तरह हम लोग लाइब्रेरीज पे वर्क करना शुरू किया है, तो इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? ओके, सो यहाँ पे हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास जिस तरह के हम लोग ये डे 1 से ही पढ़ रहे हैं कि फ़ाइल को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और इंपोर्ट करने के बाद अब जो चीज़ें चेक करनी है वो काम हम लोग करेंगे। सबसे पहला काम जो है कि हमने चेक करना है कि क्या मेरे डाटा के अंदर कोई नल वैल्यू मौजूद है। यहाँ पे चेकिंग मिसिंग वैल्यूज़, तो उसके लिए हमारे पास कौन से यहाँ पे मेथड्स यूज़ होते हैं उसको हम करते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे वेरिएबल को कॉल करेंगे और उसके लिए हमारे पास मेथड्स जो यूज़ होते हैं, डॉट इज नल का भी यूज़ हमारे पास मेथड होता है, इज नल। तो बेसिकली इसमें हमारे पास वो आंसर ट्रू और फॉल्स में देगा। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स में तो इस तरह से हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी नल वैल्यू है कौन सी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि जब हम इज नल का यूज़ करते हैं तो इज नल का मतलब है कि नल है, खाली है। तो उन उन कॉलम्स के अंदर उस वैल्यू की जगह ट्रू लिखा हुआ आएगा। जिस तरह फर्स्ट रिकॉर्ड है और फर्स्ट रिकॉर्ड में ये सिटी की जगह लिखा हुआ है ट्रू, तो इसका मतलब है कि पहले रिकॉर्ड में सिटी वाले कॉलम के अंदर नल वैल्यू मौजूद है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं जहाँ पे हमारे पास डेटा मौजूद है। तो ये देखें, ये जो NaN वैल्यूज होती हैं इनको कहते हैं नोटा नंबर के, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यूज मौजूद नहीं है, एंट्री नहीं हुई। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे डेटा मिस है, मिसिंग रिकॉर्ड्स, इसलिए हम लोग चेक करते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट था, मेथड था। एक हमारे पास और यूज़ होता है डॉट इज एन ए। इज एन ए का भी मतलब यही है कि वो हमें हर कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ बताएगा कि कहाँ कहाँ पे नल है और नल नहीं है। तो इज नल और इज एन ए का सेम ही हमारे पास मेथड यूज़ होता है। लेकिन अब चूंकि जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे तो मुझे एक तो ये कुछ बीच में से रिकॉर्ड्स भी नज़र नहीं आ रहे कि वहाँ पे कहाँ कहाँ किस किस कॉलम में मिसिंग वैल्यू मौजूद है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सम कर लेंगे। तो सम के लिए वेरिएबल यूज़ करेंगे, फिर डॉट मैंने लिखा इज नल, इज नल, फिर पैरेंथेसिस और डॉट सम और फिर पैरेंथेसिस। तो अब वो मुझे कॉलम वाइज वैल्यूज़ यहाँ पे बता रहा है कि नल मौजूद है, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर्स के अंदर 13 नल वैल्यूज़ मौजूद हैं, मिसिंग डाटा जिसको कह सकते हैं। ईमेल के अंदर 16 मौजूद है और सिटी के अंदर 7 मौजूद है नल वैल्यूज़। ओके, तो ये हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले तो नल वैल्यूज़ को इस तरह से हम चेक करते हैं। उसके बाद अब बारी आती है कि इनको फिल किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है, चूंकि स्टार्टिंग में हम सबसे पहले अपने डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, डेटा को चेक करते हैं, तो उसी में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है तो इसके कौन कौन से कॉलम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एनालिसिस में हमारे लिए ज़रूरी है, यानी कि जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स दी गई होती हैं उसी के रिगार्डलेस हमारे पास डेटा मौजूद होना ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल इस वाले डेटा के अंदर मेरे पास ईमेल 16 जो है वो क्या है, नल्स हैं। तो बजाय इसके कि इन 16 नल वैल्यूज़ को मैं फिल करूं, उन कॉलम्स को ड्रॉप कर देना भी ज़रूरी है कि नहीं है, यानी डिलीट कर देना। तो ये चीज़ें भी हम लोग चेक करते हैं मिसिंग रिकॉर्ड्स के दौरान। अब जिस तरह ईमेल मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ईमेल वाला कॉलम, और उसके अंदर तो नल वैल्यूज़ भी हैं, तो बजाय इसके कि उन नल वैल्यूज़ को हैंडल किया जाए या फिर किसी और वैल्यूज़ के साथ फिल कर दिया जाए, हम उस ईमेल वाले कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये चीज़ें भी हमेशा आप लोगों ने चेक करनी है। और उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन हमें आए होते हैं कंपनी की तरफ से या रिक्रूटर की तरफ से, अगर उसमें उस कॉलम से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी इशू, प्रॉब्लम ना हो, तो फिर उसको आप एनालिसिस के दौरान ड्रॉप कर दें, स्किप कर दें, तो कोई इतना इशू नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी। तो नल वैल्यूज़ को तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि कितने रिकॉर्ड्स नल हैं, और उसको हमेशा आप सम करके ही यूज़ करें, तो कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यूज़ सम होके आ जाएंगी कि इतने इतने रिकॉर्ड्स मिस हैं डेटा के अंदर। सो यहाँ पे लिख लेते हैं हैंडलिंग मिसिंग रिकॉर्ड्स। ओके, अब सबसे पहले तो हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं।
रिकॉर्ड्स बेसिकली कॉलम्स, तो हम हमारे पास वो पूरे का पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। रिकॉर्ड हम इसलिए डिलीट नहीं कर सकते कि हो सकता है वो रिकॉर्ड हमारे लिए ज़रूरी हो। रिकॉर्ड बेसिकली कहते हैं कि रो वाइज जो एक रिकॉर्ड हमारे पास पूरा का पूरा एक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लेकिन कॉलम हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ df_drop नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे अब मेरे पास जो वेरिएबल मौजूद था df_cust नाम का, डॉट ड्रॉप drop, ओके। यहाँ पे ये हमारे पास ड्रॉप na का मतलब है नॉट अ नंबर वाले को ड्रॉप कर दो, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक्सिस हमें बताने पड़ेंगे। एक्सिस का कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा था, 0 एक्सिस यहाँ पे यूज होता है रोज के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, लेकिन 1 एक्सिस यूज होता है कॉलम के लिए। तो यहाँ पे मैंने na के अकॉर्डिंग कहा है कि तुम क्या करो, उन कॉलम्स को डिलीट कर दो, लेकिन यहाँ पे मुझे चूंकि एक कॉलम को डिलीट करना है, दैट इज ईमेल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्सिस इक्वल 1। सो ईमेल हमें इसकी पैरेंथेसिस में बताना पड़ेगा, यस। या फिर अगर हम ये ना भी लिखें, ओके ठीक है, और यहाँ पे हम लोग df_, तो यहाँ पे ये जो ईमेल्स वाला कॉलम था उसने क्या कर दिया है, उसको ड्रॉप कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हम अपने चेक करते हैं कि क्या वाकई ईमेल्स वाला रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, तो वो तो हमारे पास डिलीट नहीं हुआ। ईमेल वाला कॉलम हमारे डाटा के अंदर अभी भी मौजूद है। हालांकि यहाँ पे तो हमने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन वो ड्रॉप होके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है। तो मुझे अगर परमानेंटली स्टोर करवाना है, तो मैं यहाँ पे जो उस वेरिएबल का नाम दूंगा जिसके अंदर वो रिकॉर्ड, वो डेटा फ्रेम मौजूद है। इक्वल के बाद दोबारा से मैं वो वेरिएबल यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं कॉलम नेम बताऊँगा ईमेल। ईमेल के बाद ड्रॉप na, और इसकी पैरेंथेसिस में मैं लिखूँगा इन प्लेस। इन प्लेस का मैंने बताया था क्या काम करता है। इन प्लेस जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो क्या वर्किंग करता है, किसी को नहीं पता। परमानेंटली वो चेंज कर देगा डेटा के अंदर से। ये चीज़ें अगर आपको याद नहीं रहेंगी, इनके आइडियाज़ कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, तो फिर आप लोगों के लिए ही इशू हो सकता है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, एक मिनट वेट, वो उसने यहाँ पे अभी हमने ड्रॉप और उसके साथ बिल्ट इन यानी कि चेकिंग वैल्यूज़ हम लोगों ने देखी हैं।
यहाँ पे ओके ड्रॉप NA। ईमेल इन प्लेस इक्वल ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बट टू पोजिशनल जस्ट वेट। यहाँ पे ड्रॉप NA हमारे पास यूज़ होता है। अगर हम लोग सिर्फ इसी तरह ड्रॉप NA यूज़ करेंगे तो फिर वो पूरे के पूरे कॉलम के अंदर से हमें हमारे रिकॉर्ड को जो है वो ड्रॉप कर देगा, कॉलम को, बल्कि एक्सिस 1। तो यहाँ पे उसने वो पूरे के पूरे कॉलम को देखें डिलीट कर दिया है। जितने भी कॉलम्स के अंदर NA हमारे पास ड्रॉप वो सॉरी नल वैल्यूज़ कॉलम्स के अंदर मौजूद थी। एक था कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और सिटी, ये 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे उसने देखें उन्हीं तीनों कॉलम्स को डिलीट कर दिया है। और ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिर यूज़ होता है ड्रॉप का कॉलम। ओके, यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगा ड्रॉप का कॉलम, ड्रॉप, और उसके बाद यहाँ पे हम वो कॉलम नेम बताएंगे और फिर वो हमारे पास उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, ड्रॉप NA हम पहले यूज़ कर रहे थे, तो NA जो जितने भी कॉलम्स के अंदर रिकॉर्ड मौजूद होता है वो उनको डिलीट कर देता है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या अभी भी कोई नल वैल्यू मौजूद है हमारे रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, अभी भी वो क्यों दे रहा है यहाँ पे 13 और 16 और 7? क्योंकि हमने यहाँ पे इन प्लेस ट्रू इक्वल नहीं किया और ना ही उसको हमने अपने डेटा सेट के इक्वल दोबारा से रखा है। यहाँ पे अब दोबारा से ये काम करते हैं। यहाँ पे चले मैं DF लिखता हूँ इक्वल जो मेरे वेरिएबल का नेम है और DROP ड्रॉप लिखता हूँ। ड्रॉप के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल, ईमेल के बाद एक्सेस, यानी मुझे पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट करना है और इन प्लेस यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास उसके अंदर से अब ईमेल वाला जो कॉलम है वो डिलीट हो चुका है। पहले 8 कॉलम्स थे, अब 7 हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने एक्चुअल डेटा सेट को कॉल करना है। दोबारा से कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, सॉरी फॉर डैट, लेकिन दोबारा से एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट किया पांडास का यूज़ करते हुए। उसके बाद हमने इज़ नल का मेथड यूज़ किया जो हमारे पास यूज़ होता है नल वैल्यूज़ को चेक करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। अगर हमने इज़ नल का यूज़ किया है तो फिर जहाँ जहाँ पे भी जिस जिस कॉलम के अंदर ट्रू वैल्यू सॉरी नल वैल्यू मौजूद होगी वहाँ पे वो ट्रू लिखकर आउटपुट में डिस्प्ले करवाएगा। और इज़ नल डॉट सम का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो फिर वो कॉलम्स के अकॉर्डिंग टोटल नल वैल्यूज़ कितने और किस किस कॉलम के अंदर मौजूद है वो हमें सिर्फ वैल्यूज़ की फॉर्म में आउटपुट में डिस्प्ले करवाएगा। जिस तरह यहाँ पे तो उसने ट्रू फॉल्स में करवाया था, लेकिन मुझे समझ नहीं थी आ रही कि टोटल कितनी नल वैल्यूज़ मौजूद हैं, क्योंकि बीच में कुछ रिकॉर्ड्स वो हमें डिस्प्ले नहीं था करवा रहा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने ये वाला मेथड यूज़ किया तो उसने सम करके बता दिया है कि आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर वाले में, ईमेल और सिटी वाले कॉलम्स के अंदर टोटल इतनी इतनी वैल्यूज़ नल्स मौजूद हैं। फिर उनको हैंडल किस तरह से करना है, तो हमने देखा कि जौन सा कॉलम और उसके अंदर फिर नल वैल्यू भी हो, अगर वो कॉलम हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट डेटा के लिए नहीं है तो फिर उसको डिलीट कर देना बेहतर है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ये वाला मेथड
यूज होगा ड्रॉप का। ड्रॉप एन ए का तब यूज करेंगे जब वो तमाम के तमाम कॉलम्स हमें डिलीट करने होंगे जिनके अंदर नल वैल्यूज मौजूद है, तो फिर हम लोग ड्रॉप एन ए DROP NA का यूज करेंगे पांडास के अंदर बिल्ट इन फंक्शन। लेकिन अगर हमें एक वक्त में एक ही कॉलम डिलीट करना है और वो कॉलम की हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर उसके लिए ये वाला बिल्ट इन फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो जैसे ही मैंने दोबारा से अपने df_cust नाम के वेरिएबल को कॉल किया, तो यहाँ पे देखें अब ईमेल वाला जो था हमारे पास कॉलम वो अब मौजूद नहीं है। अब इसी तरह मुझे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी मुझे नहीं चाहिए, तो उसको भी दोबारा से हम यही ड्रॉप का यूज़ करते हुए डिलीट कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर _नंबर, चूंकि अब कॉलम वाइज मुझे डिलीट करना है तो इसलिए x मैं 1 लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे इन प्लेस में कर देता हूँ ट्रू के परमानेंटली मुझे इसको डिलीट करना है। तो अब यहाँ पे देखें 6 कॉलम्स रह गए हैं। ठीक है, वो कॉन्टैक्ट नंबर वाला भी कॉलम डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अब एड्रेस वाले कॉलम के अंदर तो नल वैल्यू मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे ये भी कॉलम नहीं चाहिए, तो हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि वही कॉलम्स को डिलीट करना है जो नल वैल्यूज जिनके अंदर मौजूद हो, नहीं, सिर्फ हम उन कॉलम्स को x=1 ड्रॉप करेंगे जिनको एनालिसिस के दरमियान हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उन कॉलम्स को रखने की ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है, समझ आई है? ओके, वो कुछ जो है वो स्टार्टिंग में ज़रा गड़बड़ हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अब यहाँ पे। ओके, अब सिटी वाले कॉलम में हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स, ज़रा उसको भी दोबारा से हम गो थ्रू कर लें। तो यहाँ पे देखें सिटी वाले कॉलम में वो कह रहे हैं कि 7 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अगर मुझे उन रिकॉर्ड्स को ही डिलीट करना है, मुझे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अब डिलीट करना है, यानी मुझे कॉलम्स को डिलीट नहीं करना। मैं चाह रहा हूँ कि ये 7 रिकॉर्ड्स नल वाले हैं, मुझे अगर उन रिकॉर्ड्स को ही डिलीट करना है, तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे यही वेरिएबल ड्रॉप NA। लेकिन अब इस NA के पैरेंथेसिस में मैं x=0 बताऊंगा। तो जैसे ही मैंने x=0 किया तो उसने क्या किया है, रोज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको रोज़ कितनी नज़र आ रही हैं, 120। लेकिन जैसे ही मैंने 0 एक्सिस के अकॉर्डिंग नल वैल्यूज़ वाले रिकॉर्ड्स को डिलीट किया है, कॉलम को नहीं रिकॉर्ड्स को, तो 120 में से 7 रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए, तो बाकी हमारे पास कितने रह गए, 113 रिकॉर्ड्स। तो ये वाला मेथड वो रो वाइज रिकॉर्ड्स को ही डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ये आयत है हमारे पास कि अगर हमने उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो। यहाँ पे एक सेकंड कॉलम भी सेकंड डाटा हम यहाँ पे लेते हैं। प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये मेरे पास अब प्रोडक्ट वाला कॉलम इस टाइम पे मौजूद है। इसके अंदर हम देखते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स नल और मिस मौजूद हैं। इज़ नल डॉट सम। तो यहाँ पे देखें डिस्काउंट के अंदर वो कह रहा है कि 13 रिकॉर्ड्स मिस हैं, मतलब बाकी सबके अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से फिर इन मिसिंग रिकॉर्ड्स को हैंडल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पहला मेथड है, अब देखें डिस्काउंट वाली बात है। अगर कॉलम
वही बात मैं दोबारा से कहूँगा कि कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग चीज़ें डिलीट भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को फिल भी कर सकते हैं। अब समटाइम्स कुछ ऐसी हमारे पास चीज़ें होती हैं कि जिनके ऊपर डिस्काउंट एलोकेट नहीं होता, तो यहाँ पे डिस्काउंट वाले कॉलम के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे ज़ीरो वैल्यू के साथ। तो ज़ीरो वैल्यू के साथ किस तरह से फिल किया जाता है अब वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास नेम है डेटा फ्रेम का वो लिखते हैं इक्वल, इक्वल के बाद दोबारा से हम इसी डेटा फ्रेम का नेम लिखेंगे और डॉट यहाँ पे मैंने लिख दिया फिल एन ए, डॉट फिल एन ए। लेकिन किसके अंदर फिल एन ए करना है वो कॉलम नेम बताएंगे। मैंने यहाँ पे बता दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट डॉट फिल एन ए। अब फिल एन ए की पैरेंथेसिस के अंदर हम बताएंगे कि किस वैल्यू के साथ आपने इस वाले कॉलम के अंदर मौजूद नल वैल्यूज़ को या नल रिकॉर्ड्स को फिल करना है। तो चूंकि अभी मैंने बताया कि ज़ीरो के साथ भी अगर हम फिल कर देंगे तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोबारा चेक करते हैं कि क्या फिल हो चुकी हैं। तो देखें अब उसने मुझे टोटली यहाँ पे क्या बता दिया है, ज़ीरो, जबकि यही वाला मेथड मैंने यहाँ पे ऊपर जब यूज़ किया था तो उसने मुझे कॉलम वाइज बताया था कि 13 रिकॉर्ड्स नल हैं डिस्काउंट वाले कॉलम के अंदर। यही मेथड दोबारा मैंने इस्तेमाल किया है लेकिन डिस्काउंट वाले कॉलम के अंदर ज़ीरो के साथ फिल करने के बाद, तो उसने मुझे यहाँ पे बताया है ज़ीरो। इसका मतलब है कि वो जो मैंने वैल्यू ज़ीरो फिल की है नल वैल्यूज़ के साथ वो हो चुकी हैं। नहीं, अगर हम लोग इन प्लेस इक्वल ट्रू लिख रहे हैं तो फिर परमानेंटली वो कॉलम्स वो रिकॉर्ड्स डिलीट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इन प्लेस इक्वल ट्रू आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहे तो फिर टेम्परेरी तौर पर वो डिलीट हो रहे हैं। और अगर आपने परमानेंटली डिलीट नहीं करने, टेम्परेरी तौर पर करने हैं, तो फिर एक काम करें, आप एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसके अंदर ये काम कर दें। लेकिन हाँ, ये भी मैं बता दूं कि जब हम इस तरह से डाटा पे वर्किंग करते हैं तो एक्चुअल जो रियल डाटा होता है हमें उसमें से तो कभी भी चेंजिंग्स नहीं करनी, ठीक है, उसमें से कभी भी परमानेंट चेंजिंग्स नहीं करनी, बल्कि आप डाटा को कॉपी कर लें। तो कॉपी करने के लिए आप जिस तरह फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने एट द एंड अपना एक्चुअल रिकॉर्ड और एनालिसिस करने के बाद जब हम रिकॉर्ड को एक्सपोर्ट करते हैं तो बताना भी होता है कि ये वाला एक्चुअल डाटा था जो आपने मुझे दिया था मैसी के तौर पर, और ये वाली फाइल जो है वो एनालिसिस करने के बाद की है। तो आप उसको कॉपी कर लें। फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले मैंने डीएफ नाम के वेरिएबल में पांडाज लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए उसको इस तरह से कॉल किया है, इंपोर्ट किया है डाटा को, तो आप एक नया वेरिएबल लें df अंडरस्कोर क्लीन नाम का और उसको इक्वल कर दें df डॉट कॉपी करके, ठीक है, कॉपी करके। तो जो भी डाटा इस वेरिएबल के अंदर मौजूद होगा वो ही सेम एग्जैक्ट कॉपी होकर इस वेरिएबल के अंदर मौजूद होगा। फिर आप आगे जब भी क्लीनिंग का प्रोसेस करेंगे इसी वेरिएबल को कॉल करते जाएं, इसी वेरिएबल का यूज़ करते हुए मेथड्स को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन वो इस वाले वेरिएबल के अंदर से चेंजिंग्स नहीं होंगी। ओके, ओके। तो ये फिल एन ए के मेथड हमारे पास इस तरह से यूज़ होते हैं। कॉलम्स हम देखते हैं अपने डेटा को, इसलिए सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि डेटा को एक्सप्लोर करें, डेटा को समझें कि डेटा के अंदर कौन से रिकॉर्ड्स कितने परसेंट, फिर कौन से कॉलम ज़रूरी हैं, और अगर उनमें कोई नल वैल्यूज़ भी हमारे पास मौजूद हो तो फिर उन नल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उन कॉलम्स को देखा जाता है कि ये अगर ज़रूरी हैं तो फिर इन कॉलम्स को किस तरह से हमने हैंडल करना है, मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अननोन वैल्यूज़ के साथ हमने फिलअप करना है या फिर हम कोई अपनी तरफ से वैल्यूज़ के अंदर ऐड कर दें। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग बेस कोई कॉलम है, यानी कि चले यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, अगर प्रोडक्ट वाले नेम के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू मौजूद होती तो फिर मैंने यहाँ पे लिखना था प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम और फिल एन ए के अंदर मैंने लिख देना था अननोन,
कि मुझे नहीं पता कि कौन सी प्रोडक्ट एक्चुअल में मिस है, ठीक है। उसकी प्राइस, उसका डिस्काउंट तो मौजूद है डाटा के अंदर, लेकिन खुद प्रोडक्ट नेम नहीं मौजूद। तो हमें तो नहीं ना पता कि कौन सा प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मिसिंग वैल्यू की जगह होना ज़रूरी था। चूंकि ये स्ट्रिंग बेस्ड डाटा आ गया है, तो यहाँ पे आप लिख दें अननाउन या अननोन, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग अपने मिसिंग रिकॉर्ड्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, समझ आई है? ओके। सो कि यहाँ पे हम अपने टैक्स जो हमने टैक्स के कुछ वो पढ़े थे, मेथड्स पढ़े थे स्ट्रिंग्स के, उनको अब हम यहाँ पे ज़रा यूज़ करते हैं। अच्छा चलें, उससे पहले डुप्लीकेशंस को भी हम लोग डिलीट कैसे करते हैं। यहाँ पे हम ज़रा डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को भी रिमूव कर देना है। डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करना ज़रूरी होता है, उनको तो हमेशा आपने रिमूव ही करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करनी है हमने, तो उसके लिए यहाँ पे डुप्लीकेटेड, किचन डुप्लीकेटेड ही देखते हैं, और यहाँ पे डॉट सम, ठीक है। तो इसके अंदर देखें डुप्लीकेट वैल्यूज़ वो टोटल कितनी बता रहा है, 105। लेकिन इनको अगर हम डिलीट करें, df अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पे ये देखें dr लिखें तो ये आ गया है ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स। तो इन वैल्यूज़ को, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर दो। तो उसने जैसे ही रिमूव की, तो उसने यहाँ पे मुझे बाकी का रिकॉर्ड, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाए हैं, ठीक है। तो ये वाला मेथड ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स, जब हमें पता चल जाए कि हमारे डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो उनको डायरेक्टली ड्रॉप कर देना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मतलब एक रिकॉर्ड्स मल्टीपल टाइम डाटा के अंदर इंसर्ट हुआ है, तो वो डुप्लीकेट्स ही हो गई। हमने सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही अपने डाटा के अंदर रखनी है, तो उसके लिए आप ये ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसकी पैरेंथेसिस में आप इन प्लेस इक्वल ट्रू भी पास करेंगे अगर आपने परमानेंटली डिलीट करवानी है, और करवानी तो हमने परमानेंटली ही है। ओके, और यहाँ पे एक और करके देखते हैं, इसका नहीं, कस्ट का ड्रॉप, बल्कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और इसके पैरेंथेसिस में मैं एक आर्गुमेंट पास करता हूँ, दैट इज सबसेट। और सबसेट के अंदर में यहाँ पे किस नेम के अकॉर्डिंग, चल कस्टमर आईडी लिखते हैं, कस्टमर आईडी। तो ये देखें बेसिकली कस्टमर आईडी मैंने यहाँ पे सबसेट आर्गुमेंट क्यों पास किया है कि मैंने उसे कहा है कि कस्टमर आईडी वाले कॉलम्स के अकॉर्डिंग डुप्लीकेशंस को रिमूव करो। तो उसने यहाँ पे पहले रिकॉर्ड्स थे 120, ठीक है, 120 या 107 थे, अब यहाँ पे 100 हो गए हैं। तो यानी कस्टमर आईडी के मुताबिक कोई डुप्लीकेशंस मौजूद थी इस डाटा के अंदर, तो मैंने उसको कहा है उसको रिमूव कर दो। चूंकि कस्टमर आईडी कस्टमर वाले टेबल के अंदर यूनिक कॉलम है, ओके। और जब हम लोगों ने अगर अपने डेटा के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स की चेंजिंग करनी हो, तो हमेशा हम लोग उनके यूनिक कॉलम्स के अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक कस्टमर का रिकॉर्ड करना है
चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे उसका सिटी चेंज करना है, लेकिन अगर उससे मैं पूछूंगा आप अपना नेम बताएं, उसने मुझे फॉर एग्जांपल नाम बता दिया अली, तो हो सकता है मेरे कस्टमर वाले रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल्स अलीज मौजूद हों, होता है ना ऐसा। लेकिन कस्टमर आईडी ज़रूर यूनिक होगी। जिस तरह क्लास के अंदर हमेशा स्टूडेंट्स के रोल नंबर क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, स्टूडेंट आईडी यूनिक होती है। एक क्लास के अंदर कभी भी रोल नंबर 001 नाम के 3 बच्चे नहीं हो सकते, वो एक ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग फिर उन यूनिक कॉलम्स के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करते हैं। सो इज इट क्लियर? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो बात वही है कि यूनिक कॉलम्स के अकॉर्डिंग फिर मॉडिफिकेशन की जाएगी। सो यहाँ पे टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज करना है कि अगर एक ही मुझे फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को रखना है, यानी कि अपर केस में, लोअर केस में, या फिर कैपिटलाइज। ज़रा मुझे इनका थोड़ा थोड़ा आप भी बताएं कि अपर केस क्या होता है, लोअर, और स्ट्रिंग के अंदर ये मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं। तो देखें, इसलिए पढ़े थे हमने ये सारे मेथड्स कि हमारे पास आगे वो यूज़ हो रहे हैं। अपर जो है बिल्कुल वो सब लेटर्स को क्या करता है, भरा कर देता है, और लोअर जो है वो सब लेटर्स को छोटा कर देगा, और जो कैपिटल है वो सिर्फ पहले लेटर को, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल जिस तरह नेम के अंदर है फारूक आबिद, तो कैपिटल में वो सिर्फ फारूक के एफ को कैपिटल करेगा, बाकी सबको स्मॉल कर देगा। लेकिन वहीं पे हमने एक और फंक्शन पढ़ा था, टाइटल। एग्जैक्टली, टाइटल क्या करता है, हर एक वर्ड के फर्स्ट करेक्टर को कैपिटल कर देता है। जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी फारूक आबिद की, तो वो फारूक के एफ को और आबिद के ए को टाइटल बिल्ट इन फंक्शन कैपिटल कर देगा। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आप कॉलम्स देखें, मुझे अगर ये सारे कॉलम्स छोटे करने हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर टेस्ट इक्वल TF अंडरस्कोर डॉट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉलम्स डॉट स्ट्रिंग। अब कॉलम्स डॉट स्ट्रिंग यानी कि कॉलम्स जो इस वाले इस डाटा फ्रेम के ये जो कॉलम्स नेम है, ठीक है, वो सारे के सारे उनको हाईलाइट कर लेगा कि मैं कॉलम्स नेम्स के ऊपर वर्किंग करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद डॉट स्ट्रिंग, चूंकि स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन अपर लोअर ये मुझे यूज़ करना है, तो इसलिए डॉट स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया अपर। सो ये देखें, यहाँ पे उसने मुझे सारे लेटर्स अब किस में दे दिए हैं, अपर में दे दिए हैं। ठीक है, तो ये वाला मेथड तो यूज़ होगा कॉलम्स के नेम्स को अगर हमने अपर लोअर करना है। आपने लोअर करना है तो यहाँ पे लोअर लिख लें, कैपिटल करना है तो कैपिटल लिख लें। और इसी तरह अगर हमने इन रिकॉर्ड्स के अंदर चेंजेस करनी है, यहाँ पे तो वैसे सबके सब हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में है, लेकिन समटाइम्स नहीं भी होते। तो चले हम, मुझे यहाँ पे करना है कस्टमर वाले नेम को ओके। यहाँ पे अब देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है कस्टमर अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे मेरे पास एरर क्यों आया है, कोई बताएगा? हालांकि यही हमने मेथड देखा था ना कि एक कॉलम को हम लोग एक वक्त में कॉल करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे बेसिकली उसने कहा है कि अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर मैं ये काम कर चुका हूँ कि कस्टमर नेम मैंने अब कैपिटल लेटर्स में कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, तो मुझे उसने उस चीज़ का एरर दिया है।
यहाँ पे अगर मैं सारे लेटर्स ही कैपिटल में लिखूं तो ओनली स्लाइसिंग, यहाँ पे उसको यहाँ पे हम यही काम करते हुए आए हैं। बहुत आज जो है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। हमारे पास ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ओरिजिनली जो है वो कॉलम्स के साथ ही डाटा रिप्लेस हो चुका है, तो उसी चीज़ का वो हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, समझ आई है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें ज़रा। आज जो है वो बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है कि किस तरह से हम चेक करते हैं मिसिंग रिकॉर्ड्स को अपने डेटा के अंदर, कि कितने मिस रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो उसके लिए हम लोग इज नल का यूज़ करते हैं। इज नल या फिर इज एन ए का हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चेक करते हैं डॉट सम करके भी फिर हम लोगों ने चेक किया, तो हमारे पास उसका भी रिकॉर्ड क्या आया कि कॉलम वाइज उसने हमें बता दिया कि आपके पास इतने इतने रिकॉर्ड्स टोटल क्या हैं, नल मौजूद हैं। फिर हमने देखा कि कौन से कॉलम्स चाहे उसके अंदर नल वैल्यूज़ मौजूद हों या ना हो, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, तो फिर उनको ड्रॉप कर देना ज़रूरी है। तो उसमें फिर हम लोगों ने लिखा कि ड्रॉप, यानी डेटा फ्रेम का नाम लिखा डॉट ड्रॉप, उसकी पैरेंथेसिस में सबसे पहले आर्गुमेंट पास होगा कि किस कॉलम को आपने डिलीट करना है, वो नाम जाएगा। फिर कॉमा के बाद हमने एक्सिस इक्वल बताया 1, क्योंकि 1 एक्सिस में वो पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट करेगा, ना कि रिकॉर्ड्स को। और अगर हमने परमानेंटली चेंजिंग्स करनी है अपने डेटा सेट के अंदर से, तो फिर हम थर्ड आर्गुमेंट पास करेंगे इन प्लेस इक्वल ट्रू का। फिर उसके बाद हमने एन ए का यूज़ किया कि एन ए हमारे पास इस्तेमाल होता है जितने भी नल रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट करने के लिए, क्योंकि ड्रॉप एन ए की पैरेंथेसिस में हमने एक्स इज इक्वल 0 लिखा था। तो एक्स इज 0 का मतलब है कि वो रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा जिनके अंदर नल वैल्यूज़ मौजूद होंगी। चूँकि सिटी के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि टोटल 7 रिकॉर्ड्स नल मौजूद थे, तो उनको हमने डिलीट कर दिया। और फिर हमने डुप्लीकेशंस को भी डिलीट किया, तो उसके लिए हमारे पास ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है एक्सिस 0 वाइज, क्योंकि डुप्लीकेशंस को भी डिलीट करना ज़रूरी है। और फिर हमने सबसेट का भी उसके अंदर आर्गुमेंट पास किया कि इस कॉलम के अकॉर्डिंग डुप्लीकेशंस को क्या करो, रिमूव कर दो। तो वो काम भी हम लोगों ने कर लिया। देन यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये वाला डाटा हमारे पास मौजूद है। अब इसमें से जो चीज़ चेक करनी है, स्ट्रिंग का ज़रा हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, मुझे चाहिए कि किन किन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर आ जाए हमारे पास आउटपुट df, ओके, df दोबारा से df
और यहाँ पे मैंने कॉलम नेम बता दिया कैटेगरी का, कैटेगरी डॉट str स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स, और इसके अंदर अगर मैं बता दूं यहाँ पे टी, ओके ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने टी, यहाँ पे ये जो कोड ठीक है रन हो गया है। अब मैं बताता हूँ, एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का ही यूज़ किया है कैटेगरी कॉलम के अंदर, लेकिन क्या मेथड यूज़ किया है, स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स। ये कंटेन्स हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है, जिसकी पैरेंथेसिस में ये पहला लेटर मैंने जो लिखा है टी, के कैटेगरी वाले कॉलम के अंदर जिस जिस नाम के अंदर टी आ रहा है मुझे सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाओ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कंटेन्स का बिल्ट इन फंक्शन, और केस इक्वल फॉल्स लिखा है कि और इससे रिलेटेड मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना। तो बेसिकली ये हम लोग फिल्ट्रेशन के तौर पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेन्स और उसके पैरेंथेसिस में जो हम करेक्टर पास करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग, यानी जिस तरह मैंने अभी लिखा है टी, तो जितने भी रिकॉर्ड्स के अंदर कैटेगरी के अंदर टी टी आ रहा है, यानी टॉयज़ तो टी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी टी है, फर्नीचर के अंदर भी टी है, क्लॉथिंग के अंदर भी टी है, ग्लॉसरी के अंदर टी नहीं है, इसलिए ग्लॉसरीज का यहाँ पे रिकॉर्ड कोई भी मौजूद नहीं है। तो ये कंटेन्स कि ये वाला अल्फ़ाबेट या करेक्टर अगर मौजूद है इस कॉलम के अंदर तो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाओ। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको ये चूंकि ये टेक्स्ट स्ट्रिंग से रिलेटेड ही फंक्शन है इसलिए ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। समझ आई है? यानी ये कंटेन्स का फंक्शन आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ईमेल्स के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि @ हमारी ईमेल के अंदर आ रहा है, जिन जिन ईमेल के अंदर @ है मुझे वो नंबर डिस्प्ले करवा दो। ओके, और नेक्स्ट हम लोगों ने एक स्ट्रिंग के अंदर स्टार्ट्स और एंड फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन पढ़ा था, अगर याद हो किसी को। याद है? उसका भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं df। बेसिकली ये जो df और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोबारा से df और कॉलम नेम लिखता हूं, तो इसका मतलब है कि इस तरह से मैं रिकॉर्ड्स को आउटपुट में देखना चाह रहा हूं, इसलिए हम लोग ये वाला फंक्शन इस तरह से यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ रीजन को। चलिए रीजन छोड़ें, यहाँ पे और भी कॉलम्स हैं। यहाँ पे मैं चलें सीजनैलिटी ले लेता हूँ। डॉट str स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विथ। अब स्टार्ट्स विथ का यूज़ किया है और इसकी पैरेंथेसिस में मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि s के सीजन्स वाला जो कॉलम है उसके अंदर जितने भी सीजन्स के नाम एस से शुरू हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाओ। तो यहाँ पे सीजन्स के ही अकॉर्डिंग देखना है तो समर और स्प्रिंग के ही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह एंड्स विथ भी हम लोग यूज़ करेंगे, तो वो जिस नाम से एंड हो रहा होगा, सॉरी जिस करेक्टर से। अब जिस तरह मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एंड्स विथ, END एंड विथ, और एंड में मैंने यहाँ पे बता दिया है M। तो देखिए M से चूंकि कोई भी सीज़न नहीं हो रहा तो इसलिए उसने मुझे यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाया। लेकिन हम ले लेते हैं समर, मैं यहाँ पे R ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें समर चूंकि और विंटर R पे ख़त्म हो रहा है तो इसलिए मुझे उन्हीं के रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये इसलिए हम लोगों ने ये भी फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे।
अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि ये जो फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं वो हमारे पास डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इसलिए हमने इन फंक्शंस को पढ़ा था। इज इट क्लियर? क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर लेते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करूंगा जिसमें अब टोटली जो फंक्शंस रह गए हैं वो सारे के सारे मैं उसमें डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। और फिर एक और जो लेक्चर है वो भी मैं आपके साथ उसमें विजुलाइजेशन की टेक्निक्स को हम लोग लर्न करेंगे, क्योंकि विजुलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ये काम करने के बाद जो एक्चुअल हम प्रॉब्लम को आउटपुट में जब डिस्प्ले करवाते हैं तो उसके लिए हम लोग विजुलाइजेशन की ही यूज़ करते हैं, तो वो वाली टेक्निक्स को भी हम लोग कवर करेंगे। फिर आपके साथ एक पाइथन का यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट शेयर करूँगा जो आप लोग कंप्लीट करके जिसको भी सही नाम EDA का देंगे, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स हमारे पास EDA के अंदर ही यूज़ होती हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो फिर वो प्रोजेक्ट आप करके शेयर करेंगे। जी हाँ, इसी का हम यूज़ करेंगे। सी बॉन में हमारे पास जो है वो कुछ एडवांस बॉक्स प्लॉट है, बल्कि ये दोनों लाइब्रेरीज मिलकर ही वर्क करती हैं। अगर हम सी बॉन के बार्स वगैरह को यूज़ करेंगे, ग्राफ चार्ट्स को यूज़ करेंगे, तो मैटप्लॉटलिब उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हेल्प करेंगी। तो ये दोनों लाइब्रेरीज मिलकर ही वर्क करती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उन टेक्निक्स को हम लोग कवर कर लेंगे। तो आपके पास फिर ये देखें, ये पाइथन जो है वो मैं दोबारा से बताता हूँ बहुत ही वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और अगर हम लोग खाली इसका यूज़ करते हुए भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास जो है वो पाइथन के ऊपर ज़रा ज़्यादा टाइम लगा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें ज़रूर समझ आई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और पता चला होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस टाइम किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है।